हेलो एवरीवन, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में इकोनॉमिक्स में जितना भी मैथ है जो सीए इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में डाल रखा है वो मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आपको मैं यहाँ पे पेज नंबर गाइड करते चलूंगा। आपको स्टडी मटेरियल अपडेटेड वाला अगर आपके पास है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड कर लो और उस पेज नंबर को निकाल करके वहां से क्वेश्चन देखो और मेरे एक्सप्लेनेशन से उसके आंसर को समझो। वैसे मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर दोनों शो करने वाला हूँ मैं अपने स्क्रीन पे। एक और बात, इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का एक वीडियो आएगा वो हम लोग फ्लो चार्ट के बारे में अपलोड करने वाले हैं कि फ्लो चार्ट को अगर आप कोई कोई कम टाइम में अच्छे से समझना चाहें तो कैसे समझ सकता है। आप अगर उस वीडियो को देख लोगे तो फिर आपका फ्लो चार्ट, कोई भी फ्लो चार्ट, आप उसको इजीली खुद से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। आपको आना है चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम का, यूनिट 1 में आना है। यूनिट 1 का पेज नंबर 9 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पेज पेज हम आपको लेफ्ट साइड ऊपर में रेकमेंड करते चलेंगे। इसमें मेरा सॉल्यूशन है जो मैंने हैंड रिटन से किया है और यहाँ पे स्टडी मटेरियल मैंने डाउनलोड कर रखा है। आपको यहाँ से मैं क्वेश्चन भी दिखाते रहूंगा। ठीक है, तो जनरली आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या है तो आपको नॉमिनल ऊपर रखना है, रियल नीचे रखना है, इनटू 100 करना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसके पीछे ज्यादा लॉजिक नहीं सोचना है भैया। रियल मतलब जो बहुत साल पहले था, नॉमिनल मतलब जो आज के डेट में है, इनटू 100। तो जीडीपी डिफ्लेटर मतलब कितने दिन में जीडीपी कितना डिफ्लेट किया, मतलब आज के दिन की जीडीपी कितनी होनी चाहिए। चलो, मतलब डिफ्लेट मतलब कितने से चेंज हुआ, यानी पहले 100 था अभी 130 हुआ तो कितना से चेंज हुआ, कितना से डिफ्लेट किया। अब नेक्स्ट जो आपको आना है, इसके जस्ट बाद वाला जो क्वेश्चन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, जो आपको पेज नंबर 1.9 के ही नीचे में मिलेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो अपना है वो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, पेज नंबर 1.9 का ही नीचे में आपको मिलेगा। ये भी सेम है। अगर मान लो कि अगर मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल बाय रियल इंटू 100, तो अगर ये यहाँ पे तीन फिगर में जीडीपी डिफ्लेटर, रियल, नॉमिनल, इस तीन में से अगर मैं आपको कोई एक बता दे रहा हूँ और मतलब कोई एक पूछ रहा हूँ, कोई भी एक, और दो दे के रखा हूँ, तो आप उसी एक सिंगल फॉर्मूला से आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पर जो उन्होंने करके रखा हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 3 में वो ऐसा ही कुछ है। वो बोल रहे हैं फाइंड द नॉमिनल जीडीपी इफ रियल जीडीपी इतना एंड प्राइस इंडेक्स इतना। प्राइस इंडेक्स आप ऐसे समझ लो कि ये जीडीपी डिफ्लेटर आपको दे के रखा हुआ है। आपको आपको निकालना है रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाई 100। ओके, अब आपको ये वाला निकालना है। उसके जस्ट बाद जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 है जो आपको नेक्स्ट पेज में दिखेगा, नेक्स्ट वाला पेज में दिखेगा, ये है, ये भी सेम वही फॉर्मूला पर बेस्ड है। मतलब 1.10 पेज में आपको आना है। ये भी जीडीपी डिफ्लेटर वाले ही फॉर्मूला पर बेस्ड है। आप ऐसे समझ लो कि जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नाम है प्राइस इंडेक्स। अब आप किसी कॉपी में मेंटेन करते चलना, लिखते चलना कि जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नाम है प्राइस इंडेक्स। अगर आप इस पूरे वीडियो को कंप्लीटली देख लेते हो तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर का जो मैथ है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस बात का पूरा गारंटी है, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट ने जो अपने स्टडी मटेरियल में दे के रखा है वो मैं यहाँ पे पूरा कवर करूंगा। तो इंस्टीट्यूट भी अपने स्टडी मटेरियल से ही पूछता है। आप अभी जुलाई 21 का क्वेश्चन पेपर को निकालना, डाउनलोड करके वहां से देखना, आपको दिखेगा कि 40 मार्क्स का जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसमें 14 मार्क्स का, 14 नंबर का सी इंस्टीट्यूट ने मैथ ही पूछा हुआ है। तो अगर 40 में 14 का सिर्फ मैथ पूछा हुआ है तो बहुत बड़ा पार्ट है। तब ऐसे समझ लो इसका मैथ का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आप पूरे मैथ को सी इंस्टीट्यूट के चारों चैप्टर में पूरे मैथ को यहाँ से कर सकते हो। ये अभी मैंने जस्ट जो जीडीपी डिफ्लेटर वाला बताया वो बहुत इजी था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। जो समझाने वाला कॉन्सेप्ट आएगा उसको मैं बहुत, मतलब पूरा तन मन धन लगा के समझाऊंगा कि क्या भाई क्या होता है वो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक इजी है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जब मैंने करा हुआ था तब मैंने कुछ यहाँ पे कुछ हिंदी में लिख के रखा हुआ है कि मतलब मैंने खुद के समझने के लिए लिखा हुआ था, मगर इससे काफी हेल्प हुआ। तो मैं आपको भी पढ़ के बता दे रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सरप्लस में जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, आप मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स का क्लास किया होगा किसी टीचर से। अगर नहीं किया होगा तो भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ मैथ का पोर्शन। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन के थ्रू बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। एक और बात जो आपको कॉपी में लिख लेना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। जब भी आपको ग्रॉस से नेट पे आना रहता है तो आपको डिप्रिसिएशन को माइनस करना रहता है। जब आपको एट मार्केट प्राइस से एट फैक्टर कॉस्ट पे आना रहता है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना रहता है।
और जब आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना रहता है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करना रहता है। ठीक है, तो अगर आप जो मैंने दो ठो लेस बताया और ये वाला ऐड बताया, अगर आप बैक कैलकुलेशन से जाओगे तो ठीक इसका उल्टा करोगे। ठीक है, आपको ये किसी कॉपी में लिख लेना है। अगर आपको जीडीपी ऐड आप किसी कॉपी में लिखो, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़े से ही टाइम में सारा कुछ करवाना है। आपको सबसे कॉपी में सबसे पहले लिखना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस लेस डिप्रिसिएशन इक्वल्स टू आ जाएगा ग्रॉस से नेट पे, यानी एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, उसमें से आपको लेस करना है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपका आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें आपको ऐड करना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब आपको थोड़ा सा और बताना चाहते हैं कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ से आएगा। तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स जो क्वेश्चन में दे के रखा होगा उसमें से सब्सिडी को माइनस कर देना, क्योंकि सब्सिडी वो है जो सरकार ने आपके टैक्स का पोर्शन को रिटर्न कर दिया, तो आपका नेट में आपका कितना टैक्स लग गया। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब होता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ओके, ये आपको फाइनली लास्ट में ऐड करना रहता है। अब जो उसके बाद वाला जो इलस्ट्रेशन जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो करके रखा हुआ है, आपको आना है इलस्ट्रेशन नंबर 5 में, जो आपको पेज नंबर 1.16 में दिखेगा। पेज नंबर 1.16 में जो दिखेगा, देखो जब आप चैप्टर पूरा पढ़ोगे, ठीक है, नेशनल इनकम वाला पूरा चैप्टर, तो एक बार आप ये पढ़ोगे कि हम लोग इनकम का कैलकुलेशन तीन तरह से करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड से। ठीक है, तो जब आप इनकम मेथड से कैलकुलेशन करोगे तब आप देखोगे कि भैया इनकम मेथड में क्या क्या ऐड करते हैं, तो आता है अपना नेशनल इनकम। तो इनकम मेथड में जनरली हम लोग वेजेस वगैरह ऐड कर देते हैं, उसमें हम लोग रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, RIP, जो मैंने यहाँ पे RIP लिख के रखा था, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि इस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को ऑपरेटिंग सरप्लस बोला जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस अलग से दे के रखा है और रेंट इंटरेस्ट में प्रॉफिट में से कोई दो आइटम अलग से दे के रखा है, तो रेंट इंटरेस्ट को इग्नोर कर दो, क्योंकि रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट तीनों को जोड़ के ही ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। तो आपको बस वही करना है। ठीक है, आपको सीधा ऑपरेटिंग सरप्लस ले लेना है, बाकी का जो आइटम उसके अंदर का जो तीन चीज आता है, RIP, रिप, आपको याद रखना है, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब आप तीन तरह से कैलकुलेशन करते हो नेट प्रॉफिट नेशनल इनकम का, उसमें एक कैलकुलेशन है इनकम मेथड। इनकम मेथड में वेजेस, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये सब सबको ऐड करते हैं, तो अपना जीडीपी एट मार्केट प्राइस आता है। उसके बाद का तो मैंने आपको बोला ही हुआ है कि डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे तो आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसमें ऐड कर दोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो आ जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, चलो अब हम आपको क्वेश्चन एक बार दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। आपको इस पूरे मैथमेटिकल पार्ट को ऐसे करना है कि थोड़ा बहुत हैंड रिटेन भी लिखते चलना, मतलब जो जो मेन बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो पूरा स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस्ड है, तो आपको लिखते हुए चलना है कि हाँ इस ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या आता है, फिर आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब सारा लिखते चलना। आपको पेज नंबर 1.16 में आना है, पेज नंबर 1.16, पेज 1.16। ओके, आपको इसके अंदर जो इलस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है 5, इसको समझाते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 को देखो। इस क्वेश्चन में क्या देके रखा हुआ, आपको बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द एनएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस एंड जीडीपी मार्केट प्राइस। आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे के रखा है, मिक्स इनकम फ्रॉम अब्रोड दे के रखा है, दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना, क्योंकि मैंने बताया कि इनकम मेथड में क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस वेजेस वगैरह किसी को इनकम में मिल रहा है तो वो ऐड कर दो, एंड फिर उसके बाद आपको मिक्स्ड इनकम ऐड कर देना। ये तीनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा अपना जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, तो ये तीनों को पहले ऐड करो, तब तो डिप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इस तीनों के बारे में सोचोगे, उसको छांट लेना वो तीनों को, क्योंकि वो बाद में आएगा। पहले आप जीडीपी एट मार्केट प्राइस तो निकालो। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए आप सोचो, ऑपरेटिंग सरप्लस पहला ले लिया, मिक्स्ड इनकम दूसरा ले लिया, एंड रेंट एंड प्रॉफिट जो है वो ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट है, इसको इग्नोर करो क्योंकि वो इंक्लूडेड है 2000 में, तो इसको इग्नोर करो। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को बाद में लेना है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, देखो आपको एक बात आपके दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स एसेट्स।
और फिक्स एसेट्स का कंजम्पशन हो रहा है, मतलब वो डिप्रिसिएट हो रहा है। तो डिप्रिसिएट अगर हो रहा है तो वही डिप्रिसिएशन है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में बोल के नहीं रहेगा कि भैया ये डिप्रिसिएशन का अमाउंट है, हो सकता है बोल भी दे, मगर जनरली उसका नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है। डिप्रिसिएशन का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कि फिक्स कैपिटल को मैंने कितना कंज्यूम कर लिया। तो ये डिप्रिसिएशन है, इसको भी बाद में लेना है, मैंने बता दिया 3 आइटम को छाट कर रख लेना, उसको तो बाद में लेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी बाद में लेंगे। एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देखो मैं आपको बताता हूँ, किसी एम्प्लॉय को क्या कंपनसेशन देंगे, क्या वेजेस देंगे, वो ले लेना। नेशनल मतलब नेशनल इनकम कैलकुलेशन अंडर द मेथड ऑफ इनकम, इनकम मेथड के हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हो तो ठीक है। तो कोई वेजेस कंपनसेशन, ये ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, बस इतना ही है। इस तीनों को ऐड करोगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। उसके बाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से ये कंजम्पशन वाला जो है, इसी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं, वो माइनस कर दोगे तो आ जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी एनडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें से आपको मार्केट प्राइस में से इस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। और डी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक को हटाने के लिए नेशनल पे जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाले को ऐड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही मैंने कुछ यहाँ पे करके रखा होगा, आप देख सकते हो। मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ पर तीनों कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ये तीनों को जोड़ा, ऐड किया। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करने के बाद अपना इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इनकम मेथड का फॉर्मूला ये है, जैसे वैल्यू एडेड मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। वैल्यू एडेड मेथड में बोलता है कि भैया जो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट, जो आएगा वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। एंड जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड, वो बोलता है, एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है कि देखिए आपका जितना भी प्राइवेट कंजम्पशन है प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन है, फिर गवर्नमेंट का कोई फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, ये सबको ऐड कर लो। उसके बाद वो बोलता है कि भाई आपको आपको नेट एक्सपोर्ट ऐड कर देना चाहिए। ये तीनों ऐड कर दोगे तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो दोनों के हिसाब से मैंने अभी जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना बताया, एक एक्सपेंडिचर बताया, एक वैल्यू एडेड मेथड बताया। मगर इनकम मेथड में थोड़ा सा सोच लेना। इनकम मेथड जो है ना, आप ऐसे समझ लो कि आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, आपको इनकम मेथड कैसे याद करना है। इनकम मेथड बोलता है ना कि इनकम मेथड आपको याद करना है कि अगर आपको पैसा कमाना है ना तो थोड़ा जल्दी जल्दी भागो, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। थोड़ा जल्दी जल्दी करो मतलब इनकम मेथड में जैसे ऊपर का 3 चीज जोड़ोगे ना, वेजेस, कंपनसेशन एंड ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये 3 4 आइटम को जैसे ही जोड़ोगे तो इस 3 4 आइटम को जोड़ने के बाद डिप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों लेस करके जो आता है ना वही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अलग से डिप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नहीं करना, बस आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करोगे तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। बस सिर्फ इनकम मेथड में ये होता है कि ऊपर वाला सबको जोड़ोगे एंड डिप्रिसिएशन नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो माइनस होकर के ही फिगर आ जाता है। समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ नेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना रहता है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी, उसको ऐड किया तो इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। जिसको मैं अभी कर्सर से वो कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोलते हैं। तो ये पहला निकल गया। अगर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल गया तो आप थोड़ा बैक चलो बाबू, बैक चलो। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाओगे तो आप उल्टा जा रहे हो, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस नहीं करके ऐड कर दो। एंड उसके बाद एक और चीज, अगर आप अगर आप देखना, अच्छे से देखना, अगर आप ये वाला नेट से ग्रॉस पे जा रहे हो, जी पर जा रहे हो, तो आपको डिप्रिसिएशन लेस नहीं करके ऐड कर देना चाहिए। आपका ये क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एंड सबसे लास्ट वाला जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आप खुद ही समझ लो कि कोई भी एक फिगर को पकड़ना, जैसे आप मैंने यहाँ पर क्या किया कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट किया है, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जो एन वाला पोर्शन है, इसको सबसे पहले जी करने के लिए डिप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे। एंड जो फैक्टर कॉस्ट वाला पोर्शन है उसको 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 ठीक करने के लिए मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इसमें ऐड बैक किया। ठीक है, तो अपना जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो आ गया। मैंने यहाँ पे 2 चीज को ठीक किया। पहला पहला मैंने ठीक किया, एन वाले पोर्शन को जी करने के लिए, यानी नेट से ग्रॉस पे आने के लिए, उल्टा जाने के लिए डिप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। एंड फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए, ये मार्केट प्राइस है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम लोग क्या किए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड बैक कर दिए। तो ये वाला इलस्ट्रेशन भी खत्म हो गया। ऑलमोस्ट 70% इलस्ट्रेशन जो है वो सेम ही सेम रहता है, बस 1 2 आइटम अलग अलग रहेगा, जिस आइटम को हम आपको अलग से बता देंगे।
अब आपको आना है पेज नंबर 1.17 में, पेज नंबर 1.17 जो उसके बाद वाला पेज है, आपको नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में आना है। नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट्स नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम कैसे करते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे के रखा है एनएनपी एट मार्केट प्राइस दे के रखा है, फिर आपको इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इंटरप्राइज एक्यूरिंग टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दे करके रखा है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स दे करके रखा है, सब्सिडीज दे के रखा है, सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल इंटरप्राइज दे के रखा है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट दे के रखा है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे करके रखा हुआ, ठीक है। फिर आपको बोला हुआ है कि सेविंग ऑफ द प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, इतना सारा आइटम दे करके रखा हुआ है। अब आपको आना है मेरे आंसर में। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जो देखे आपको सबसे पहले निकालना है नेशनल इनकम और उसके बाद पर्सनल इनकम। नेशनल इनकम के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन का सबसे पहला डेटा जो गिवन था, क्वेश्चन का जो सबसे पहला डेटा गिवन था, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो बस ये मार्केट प्राइस अगर फैक्टर कॉस्ट हो जाए तो मेरा नेशनल इनकम निकल गया। तो इसको फैक्टर मार्केट से फैक्टर पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दोनों का जो नेट फिगर होगा 175 माइनस 30 जो आएगा 145, इस 145 को क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि फैक्ट अपने को मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे चले गए तो बाकी सारा कुछ नेट ही है। तो आगे ये नेशनल इनकम, यही है नेशनल इनकम, ओके। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पर्सनल इनकम कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है। पर्सनल इनकम कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पर्सनल इनकम इक्वल टू होता है नेशनल इनकम जो पूरे देश की इनकम है माइनस इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट की इनकम है, यहाँ पे नेशनल इनकम में से आपको गवर्नमेंट की इनकम माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इनकम है वो किसी किसी इंडिविजुअल का इनकम नहीं है। जो गवर्नमेंट का इनकम है वो किसी इंडिविजुअल का इनकम नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में चलते हैं। तो अगला वाला इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे कुछ आपको हिंदी वगैरह दिख रहा होगा, ये अगर आप लिख लेते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ कि आपको अपने क्या लिख लेना चाहिए। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न में आपको आएगा ट्रांसफर, आपको ऐड लिख लेना है ट्रांसफर पेमेंट सच एज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, वेलफेयर पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। ये सब सारा ऐसा है जो मैंने अर्न तो नहीं किया मगर मेरे को मिला, ठीक है। मेरे को मिला मगर मैंने अर्न नहीं किया। अर्न वो हम करते हैं जो हम अपनी मेहनत से करते हैं, उसको हम अर्न करते हैं, ठीक है। मगर जो बिना मेहनत का पैसा मिल गया, जैसे नेशनल डेट में मैंने पैसा लगा के रखा है, वो मेरे गवर्नमेंट ने मेरे को इंटरेस्ट दिया, वो मेरे बिना मेहनत का मेरे को पैसा मिल गया, ओके। ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एंड कुछ ऐसे इनकम है जो इनकम अर्न है बट नॉट रिसीव्ड है, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेबल कॉर्पोरेट प्रॉफिट, मतलब मान लो कि कंपनी की कुछ ऐसी प्रॉफिट जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करा हुआ, तो मैंने अर्न तो किया मगर कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, ओके। या ऐसे समझ लो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कंपनी ने तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा मगर मैंने नहीं लिया, सही टाइम पे मेरा एड्रेस चेंज हो गया था या कोई भी अलग रीजन से मैं उस कंपनी से डिविडेंड नहीं ले पाया, तो वो इनकम जो मैंने अर्न तो किया मगर मेरे को मिल नहीं पाया, तो वो यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। एंड कुछ कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह। देखो आपको थोड़ा लॉजिक बताता हूँ। कंट्रीब्यूटर ऑफ एम्प्लॉयर की सोशल सिक्योरिटी, अगर आपका एम्प्लॉयर आपके सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपने अर्न तो किया मगर आपको मिलने वाला नहीं, ठीक है। दूसरी बात, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब एक ऐसा टैक्स जो किसी किसी प्राइवेट पर्सन को नहीं मिल करके कंपनी जो है वो टैक्स गवर्नमेंट को दे देती है, ठीक है। तो कंपनी का हर वो खर्चा जो इंडिविजुअल को नहीं मिलकर गवर्नमेंट को मिल जाता है, भैया जो इंडिविजुअल को मिलेगा वो नेशनल इनकम ऐड हो जाएगा, किसी सैलरी वगैरह जो वेजेस वगैरह मिलता है वो नेशनल इनकम ऐड हो जाता है, मगर जो इंडिविजुअल को नहीं मिलकर गवर्नमेंट को मिल जाएगा अल्टीमेटली गवर्नमेंट का इनकम, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करना है। फाइनली रिटेन अर्निंग जो कंपनी ने रिटेन कर लिया, जो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, यानी प्राइवेट जो पर्सनल किसी आदमी तक, प्राइवेट पर्सन तक जो नहीं पहुंचा, उसको भी आपको ऐड बैक नहीं करना है, आपको उसको माइनस करना है। पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम इक्वल नहीं होता है। देखो मैं आपको इसी बताता हूँ, मैं अपने इस नोट्स में सारी उस बात को लिखी हुई है जो भाई पीएम सूट के एंगल से आपको जानना जरूरी है, मैंने सारा बात लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपको लिख लेना है कि पर्सनल इनकम डज नॉट इंक्लूड द कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग। पर्सनल इनकम में कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग एडेड नहीं है। उसके जस्ट बाद वाला जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, जो आपको पेज नंबर 1.18 में मिलेगा, आपको पेज नंबर 1.18 में जाना है। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे आपको वो क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। देखो
इलस्ट्रेशन नंबर 7 बोल रहा है कि कैलकुलेट द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन व्हेन द जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर वाज रुपीज 1100। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है आपको दे के रखा है, वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज वो खुद ही दे के रखा है, नेशनल इनकम खुद ही दे करके रखा है। ये बहुत ईजी है, आप ये खुद से भी कर सकते हो। मैं आपको जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको बैक कैलकुलेशन से जाना है एंड फिर आपको डिप्रिसिएशन निकालना है। तो अगर आप बैक कैलकुलेशन से जाओगे तो जिस चीज को ऐड करते थे भाई उसको लेस करो, जिसको लेस करते थे उसको ऐड करो। तो इस आइटम को मैंने ऐड करना था, मैंने लेस किया क्योंकि बैक कैलकुलेशन से जा रहा हूँ। फिर उसके बाद आप ये दोनों आइटम को अगर मैं ऐड बैक कर दे रहा हूँ तो मेरा आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जो क्वेश्चन में जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है अपने को दिया हुआ है, तो अगर जीडीपी एट मार्केट प्राइस वो क्वेश्चन में दे करके रखा हुआ है तो हमको क्या करना है भाई, जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर दे के रखा है तो बैलेंसिंग फिगर में जो आएगा वो डिप्रिसिएशन हो जाएगा। उसके जस्ट बाद वाला जो इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 8, उसके जस्ट बाद वाला जो इलस्ट्रेशन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8, आपको वो देखना है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मतलब क्या होता है, बोल रहा है कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। पहले ये समझते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू गवर्नमेंट। फिर उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट एंड ट्रांसफर पेमेंट के बाद है नेट प्राइवेट डोनेशन फ्रॉम द अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रोड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे अपने सॉल्यूशन के हिसाब से दिखा रहा हूँ। मैंने अपना सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन से थोड़ा सा अलग करके रखा हुआ। इंस्टीट्यूट अपने एंगल से सॉल्व किया, मगर जो हमारा एंगल है वो इंस्टीट्यूट से 99% सेम ही है। ठीक है, बस मैंने अपने हिसाब से प्रेजेंट करके उसको आंसर निकाला हुआ। काफी सारा आंसर आपको दिखेगा कि जो इंस्टीट्यूट का जो कैलकुलेशन है, इंस्टीट्यूट में किसी को पहले ऐड किया किसी को बाद में ऐड किया, ऐसा कुछ है या कुछ भी है, इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। मगर जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे शो किया वो 100% पूरा सही है, इंस्टीट्यूट का ही है। इसमें बताना चाहे कि भाई ऐसे होता है वैसे होता है, इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल मैंने पूरा एंड 100% पढ़ के ये वाला वीडियो बनाया है। ठीक है चलो, आपको क्वेश्चन में अगर ये फिगर दिया हुआ है तो आप जब बैक कैलकुलेशन में जाओगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड बैक करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप ऐड बैक करोगे तो आपका आ जाएगा एनडीपी एट मार्केट प्राइस। उसमें आप एनएफवाईए यानी एनएफवाईए मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। आप अच्छे से समझो। देखो, आपको क्या करना है, अगर फैक्टर आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ एनएनपी एट मार्केट प्राइस यानी मार्केट प्राइस पूछा हुआ, यानी फैक्टर कॉस्ट नहीं पूछा हुआ, मार्केट प्राइस पूछा हुआ है। यानी अगर क्वेश्चन में एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड बैक करना है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हुआ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, ये पहला गलती सुधार दिए। दूसरा वो अपने से पूछा हुआ है, दूसरा वो पूछा हुआ है डोमेस्टिक नहीं, वो नेशनल पूछा हुआ है, एन पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर वो नेशनल पूछा हुआ तो इसके लिए अपने को एनएफवाईए को ऐड करना है। एनएफवाईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसको अगर ऐड बैक कर दोगे तो दो चीज ठीक कर दिए, बस एफ फैक्टर कॉस्ट को ठीक करना था और डोमेस्टिक को ठीक करना था, ये दोनों को ठीक कर दिए तो अपना जो आंसर था वो आ गया। ठीक है, इसमें डिप्रिसिएशन का कुछ करना नहीं था क्योंकि यहाँ भी एन है। आप देखो, यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन ही है, तो इसको ठीक करने के लिए ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस जाने के लिए डिप्रिसिएशन के बारे में सोचना। अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो भैया एनएफओए के बारे में सोचना, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में सोचना। और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको सोचना है ओनली नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। चलो, उसके बाद करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखो थोड़ा सा मैंने हर एक आइटम को, हर क्वेश्चन के बाद मैंने थोड़ा सा हिंदी में या कुछ अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ कि हाँ इसको ऐसे समझना है आपको, जो आपको सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा। ठीक है, सी इंस्टीट्यूट ने अपने तरीका से समझाया मगर हर क्वेश्चन के बाद या उस तरीके से नहीं समझाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में वो भी बता दूंगा कि हाँ भाई ये क्यों होता है वो क्यों होता है, सारा मैंने इकट्ठा किया हुआ। सी इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में कहीं कहीं डाला हुआ है, मतलब डाला सभी बात है मगर उन्होंने अपने अलग अलग सेपरेट टॉपिक में डाला है, मैंने इकट्ठा करके एक ही जगह डाला हुआ है। ठीक है, ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। कैलकुलेशन ऑफ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम मतलब एक एक पर्सनल इनकम सबसे पहले निकाल दो, उसमें उसने टैक्स वैक्स पे कर देने के बाद उस आदमी ने अपने ऊपर कितना खर्चा कर दिया, मतलब एक ऐसा इनकम जो आप कंज्यूम कर सकते हो टैक्स वैक्स देने के बाद। तो सबसे पहले पर्सनल इनकम निकालने का हम फॉर्मूला आपको पिछले
सम्स में बता चुके हैं, उसको हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में बस टैक्स पेड कर दो। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो कोई पर्सनल प्राइवेट आदमी पे करता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो अपने को ऊपर से माइनस करना है, ठीक है। वो जो आप इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए जो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हो वो ऊपर समझना, और डायरेक्ट टैक्स आपको पर्सनल इनकम में से डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम निकालने के लिए माइनस करना है, ठीक है। कुछ एक सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको समझ में आए, मेरा हिंदी लिखा हुआ तो आप वहां से पढ़ के समझ लेना, ये मैंने खुद के समझने के लिए लिखा हुआ था, एंड ये काफी हेल्पफुल रहा था। जैसे मैंने इसमें आप लिखा हुआ है कि लाइक ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट हुआ एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हुआ, इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट डेब्ट हुआ, ये सारा पैसा जो है ये आपका किसी इंडिविजुअल का इनकम है जो उसने अर्न तो नहीं किया मगर मिला है, उसको रिसीव हुआ है, तो वो पर्सनल इनकम का कैलकुलेशन में ऐड बैक हो जाएगा। ओके, एंड कुछ ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट वगैरह है जो आपने अर्न तो नहीं किया हुआ, सॉरी आपने अर्न तो किया हुआ मगर आपको मिला नहीं, ठीक है, रिसीव नहीं हुआ, तो वो माइनस करना पड़ता है क्योंकि वो नेशनल इनकम में इंक्लूडेड रहता है ना, इसीलिए उसको माइनस करके हटाना रहता है। चलो उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो आपको पेज नंबर 1.26 में मिलेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 9 वो वाला करते हैं, वो क्या बोलना चाह रहा है 26। चलो उसके बाद वाला करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 अपना क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखो इस टाइप का सब थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। बोल रहा है कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से अगर आप नेशनल इनकम निकालते हो तो सबसे पहले वो दे के रखा है सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्लोजिंग स्टॉक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, डिप्रिसिएशन, एक्साइज टैक्स एंड सब्सिडीज वगैरह दे के रखा है, ठीक है। आपको निकालना है आपको निकालना है नेशनल इनकम, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कि सेल्स, देखो अगर आपको निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट तो वो दो तरीका से निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, या टोटल गुड्स कितना प्रोड्यूस हुआ एंड उसका जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का दो फॉर्मूला होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक पहला फॉर्मूला होता है। तो सेल्स जितना आपने बेच दिया और प्लस आप मान लो कि चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है जो इस साल और बनाया होगा, समझ में आ रहा है। यानी जब मैंने दुकान खोला था तो मेरे पास था 500 पीस, ठीक है। जब मैंने दुकान खोला होगा मेरे पास 500 पीस होगा, ठीक है। और जब मेरा दुकान बंद करने का टाइम आया शाम के टाइम में, तो तो मेरे पास है मान लो 1000 पीस, तो ऑब्वियसली मैंने दिन में 500 पीस बनाया होगा, ओके, तो उसी को बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो जो जो उसका डिफरेंस फिगर रहेगा, ठीक है, ये दोनों को एडजस्ट करके आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। उसमें से वैल्यू ऑफ इनपुट को आप माइनस कर दो, ठीक है, वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एंड उसके बाद आपको पता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस में डिप्रिसिएशन को माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, एनएफओए को ऐड बैक करना है, भाई आपका नेशनल इनकम जो है वो आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर जो जस्ट उसके बाद है पेज नंबर 1.27 में, उसमें भी कुछ नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही है जो मैंने अभी तक बताया कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को डिप्रिसिएशन बोलते हैं, भाई ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको एक बार फिर से वो भी एक बार दिखा दे रहा हूँ कि वो क्या है, ठीक है। मगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो सेम ही है, सेल्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया हुआ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ, आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ओके। तो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको निकालना है तो वो बोल के रखा है कि देखिए सेल्स है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, रेंट इंटरेस्ट देखो, रेंट इंटरेस्ट दे के रखा है, नेट इंटरेस्ट टैक्स दे के रखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दे के रखा है, एंड मिक्स्ड इनकम दे करके रखा है। तो आपको अगर इसका आंसर करना है तो आप बोलोगे कि देखिए सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब सेल्स को वैल्यू ऑफ आउटपुट समझ लो, माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट को इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको माइनस कर देते हो तो, क्योंकि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हो तो अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया तो उसको इग्नोर करो, बस सेल्स में से वैल्यू ऑफ इनपुट मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको माइनस कर दो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। उसके बाद आपको पता ही है डिप्रिसिएशन माइनस करना है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है, तो आ जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ओके। एंड आपको उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालना है। ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए आपको बैक कैलकुलेशन से जाना है। आपको जो मैंने बताया था कि नेशनल इनकम का कैलकुलेशन अंडर इनकम मेथड में कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड में बस 4 आइटम को ऐड करते हैं, वेजेस, कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीज आता है, रेंट एंड इंटरेस्ट, RIP, रिप, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये 3 चीज आता है। तो इसी 4 चीज को अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, तो आपका आ जाता है सीधा सेकंड लास्ट आइटम, यानी
एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। तो अगर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ ही गया है ऊपर अंडर इनकम मेथड, ठीक है, तो अपने को क्या करना, मतलब अगर किसी मेथड से आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल चुके हो, ठीक है, ये वाले जो मेथड से आपने किया इसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो वाले मेथड से निकाल चुके हो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो वही एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट सभी मेथड में सेम होगा, यानी इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड सब में सेम होगा। तो बस उसमें से कितना आइटम ऐसा है जो इनकम मेथड का अलग से दिया हुआ, उसको माइनस कर दोगे तो जो बच जाएगा वो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। क्योंकि आप देखना, मेरा कर्सर देखना, ये जो तीन आइटम देख रहे हो ना, 400, 800 एंड 1500, इसी तीनों को जोड़ करके 2700 आना चाहिए अंडर इनकम मेथड। तो अगर ये दो ही दिया हुआ, तीसरा पूछ रहा है और ये भी दिया हुआ, तो उसका डिफरेंस जो होगा वो ऑपरेटिंग सरप्लस होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन करते हैं, देखो नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 11 जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये वाला क्वेश्चन मेरे को लग रहा है बहुत इजी है, तो ये वाला आप लोग खुद कर लेना। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का एंड टर्शियरी सेक्टर का, तीनों सेक्टर का अगर आउटपुट ऐड कर दोगे एंड तीनों सेक्टर का अगर इनपुट को आप माइनस कर देते हो, तो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है भाई साहब। उसमें से आप डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, एनएफआईए को ऐड बैक कर दो, नेशनल इनकम आ जाएगा, बस यही है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपको पेज नंबर 1.29 में दिखेगा। एक और बात, प्लीज एंड प्लीज इस वीडियो में बने रहना अगर आप अभी तक देख रहे हो तो, ठीक है। आपका पूरा मैथ इसी वीडियो के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा जो सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में है, ठीक है। और सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में भैया इस बार जो मतलब एक दो अटेम्प्ट से सी इंस्टीट्यूट ने बहुत सारा सम्स नया नया ऐड बैक कर दिया। एक दो अटेम्प्ट का बात कर रहा हूँ, बहुत सारा सम्स नया ऐड बैक किए, और वो सफिशियंट है आपके लिए, ठीक है। तो आप सारा ही इस वीडियो के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, ये भी कुछ वैसा ही है, आपको इजी लगेगा। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देना भाई, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, डिप्रिसिएशन माइनस कर देना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देना, आ जाएगा। इसी को बोलते हैं एनवीएएफसी। देखो नेट फैक्टर इनकम, नेट 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 नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का ही दूसरा नाम है एनवीएएफसी, मतलब एनवी मतलब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना, इस क्वेश्चन में आपको मटेरियल का परचेज ऑफ मटेरियल का वैल्यू दे के रखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो भी आप जस्ट हम लोग किए, तो परचेज ऑफ मटेरियल का कोई यूज नहीं है, उसको इग्नोर करना, ठीक है, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में थोड़ा सा कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेशन है, आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 13 में नेशनल इनकम का कैलकुलेशन बाय एक्सपेंडिचर मेथड से करना है। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड में मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन प्लस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये चार ही आइटम को ऐड करते हैं तो अपना आ जाता है नेशनल इनकम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मैंने लिख के रखा होगा, ठीक है, ये आपके समझने के लिए है कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हैं कि कितना कैपिटल फॉर्मेशन यूज हो गया, यानी अपना पूरा साल में उसका वैल्यू गिर गया, इस दोनों को ऐड बैक कर दोगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। अब आपको नीचे आना है। नीचे में आपको मैंने बताया कि ये चार आइटम को ऐड करोगे, चार आइटम को ऐड करोगे तो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, उसमें डिप्रिसिएशन माइनस करना है, एनडीपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, और एनएफओआईए को ऐड कर देना, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड बैक कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं। अगर आप इनकम मेथड से करोगे तो आपको मैंने बताया कि चार ही आइटम है भाई, ले दे करके उसी को ऐड बैक करो, ऐड करो तो सीधा सेकंड लास्ट आइटम आ जाता है, उसमें एनएफओआईए को बस ऐड कर दोगे, नेशनल इनकम आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही आंसर है, ओके। उसके बाद बढ़ते हैं। बहुत सारा सी इंस्टीट्यूट का ऐसा सम्स है जिसमें इनकम मेथड का आंसर और एक्सपेंडिचर मेथड का आंसर या वैल्यू एडेड मेथड का आंसर अलग अलग है, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ है तो आप उसको कंसीडर कर लेना, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आंसर सेम ही होने वाला है, ठीक है। चलो इसके बाद वाला जो इलस्ट्रेशन है वो करते हैं। इसके बाद जो इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन से पहले यहाँ पर उसने बोला हुआ है कि इंटरेस्ट प्रॉफिट ऐसा कुछ, मतलब अगर एक बार नेशनल इनकम निकाल दिया, ठीक है, तो नेशनल इनकम निकाल दिया तो नेशनल इनकम निकल जाने के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। अब आप ऐसे समझ लो कि इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल कैलकुलेशन मैंने दिखाया हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या करना है आपको, आपको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के लिए एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में से डिप्रिसिएशन को आपको उसमें ऐड बैक कर देना, आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। एंड उसके बाद वाला भी ये वाला मैंने दिखाया, आप एक बार देख लो, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर आप एनएफ
नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर आप ऐड बैक कर देते हो तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। जो उस क्वेश्चन में अलग से दो पूछ के रखा हुआ था वो मैंने कर दिया। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 15 में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखो, अगर आपको नेशनल इनकम पूछेगा यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, तो मैंने बताया हुआ कि प्राइवेट कंजम्पशन प्लस पब्लिक कंजम्पशन मतलब गवर्नमेंट का कंजम्पशन होता है, एंड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में ये तीन आइटम आता है। क्या क्या आता है? फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक एंड नेट एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। ये वाला जुलाई 21 एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, इसको आप एड बैक कर दोगे, एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट मैंने बताया है कि भाई इसको अगर आप एड बैक कर देते हो तो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाता है उसमें। उसके बाद आपको पता ही है, और उसके बाद उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आपको आना है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1.41 में जो स्टडी मटेरियल अभी इंस्टीट्यूट का अवेलेबल है, प्लीज वहीं से देख करके करिएगा, आपके लिए इजी पड़ेगा। देखो, वहां से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो आप ऐसे समझो, आपको एक और मेथड मैं बता रहा हूँ। नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, एक देश ने कितना इनकम कमाया होगा एक साल में, जितना उसने कमाया होगा, मतलब एक देश ने टोटल कितना इनकम कमाया होगा, ठीक है, तो जितना उसने कंज्यूम किया होगा प्लस जितना उसने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, क्योंकि उसके पास कंजम्पशन के बाद बच गया पैसा। तो पहला कंजम्पशन प्लस जो दूसरा इन्वेस्ट जो किया, मतलब कंज्यूम करने के बाद जो बच गया वो उसने इन्वेस्ट किया, तो वो भी जरूर उसने कमाया होगा, तभी तो वो इन्वेस्ट कर पा रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट परचेज, अगर गवर्नमेंट ने कुछ परचेज वगैरह किया तो गवर्नमेंट अर्न किया होगा, तभी किया होगा क्योंकि नेशनल इनकम में गवर्नमेंट का भी इनकम इंक्लूडेड रहता है। एंड नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट भी यहाँ पर आपको एड बैक करना है। इसलिए करना है क्योंकि मान लो कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो आप 100 रुपए का सामान किसी को बेचते हो और 80 का उससे खरीद लेते हो, तो जरूर आपने 20 रुपया ज्यादा कमाया होगा, इसीलिए आप 100 रुपया आप आप 100 का सामान बना पाए। तो 100 का सामान अगर आप बनाते हो तो 100 का रॉ मटेरियल आपने मार्केट से खरीदा होगा, तो खरीदा होगा तो आपके पास पैसा कहाँ से आया, जब आपने अर्न किया होगा। ठीक है, तो अगर आप अर्न किए होंगे तो अर्निंग आपका ऐड हो जाना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट से नेशनल इनकम यहाँ पे निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको करना है, कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम, ठीक है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको थोड़ा लॉजिकली बताता हूँ कि इसमें क्या होगा। एनडीपी एट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है नेशनल इनकम, ठीक है। तो नेशनल इनकम, एक देश का टोटल नेशनल इनकम कहाँ से निकलेगा, अगर आप एक बिजनेसमैन का ले लो, उस बिजनेसमैन ने कितना इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने कमाया होगा तभी तो इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर पाया है, ठीक है। तो कमाया होगा तो उसका अर्निंग ऐड हो जाना चाहिए, प्लस पर्सनल कंजम्पशन जो उसने पर्सनली कंज्यूम कर लिया, प्लस कुछ कैपिटल फॉर्मेशन कर लिया, कुछ बिल्डिंग वगैरह लैंड वैंड कुछ अपने लिए खरीद लिया, ठीक है, प्लस कुछ गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया, तो गवर्नमेंट ने अर्न किया होगा तभी परचेज कर पा रहा है। फिर ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट तभी कर पा रहे हैं जब उन्होंने कुछ अर्न किया होगा, ठीक है, अर्न किया होगा तो वो भाई नेशनल इनकम में ऐड हो जाना चाहिए। उसके बाद ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इंफॉर्मेशन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये भी ऐड हो जाएगा। नेट एक्सपोर्ट का फंडा मैंने बता दिया है पहले ही, ये ऐड हो जाएगा। सारा चीज को ऐड कर दोगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन नेट इंडायरेक्ट टैक्स का फंडा आपको पता ही है। चलो, फिर पेज नंबर 1.41 में आना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आना है, ठीक है। ये वाला एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पेज थोड़ा रिपीट हो रहा है क्योंकि ये वाला मैंने अभी जस्ट बताया है, ये क्वेश्चन रिपीट, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि जीडीपी एंड जीएनपी निकालना है इनकम मेथड के हिसाब से। तो इनकम में मैंने बताया कि वेजेस, कंपनसेशन, मिक्स्ड इनकम एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आता है। तो देखो, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट एंड उसके बाद प्रॉफिट लेंगे, प्रॉफिट आता है, ठीक है। मिक्स्ड इनकम, ये सब सारे को जोड़ दो तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से भैया मार्केट प्राइस पे जाना है तो फैक्टर से मार्केट पे जा रहे हो, मार्केट से फैक्टर पे नहीं जा रहे हो। अगर मार्केट से फैक्टर पे जाओगे तो आपको नेट इंडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, मगर आप अगर उल्टा जा रहे हो तो आपको ऐड बैक करना है, ठीक है। फिर आपको डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे ऐड बैक ही करना पड़ेगा क्योंकि आप उल्टा चल रहे हो, आपको नेट से ग्रॉस पे आना है तो आपको डिप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ये वाला आप खुद ही समझ सकते हो, ये वाला इजी है कैलकुलेशन ऑफ। अब चलो, इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड से करोगे तो पर्सनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड मतलब पर्सनल कंजम्पशन, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये सब का एडजस्टमेंट कर दोगे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। उसमें एनएफओआईए को
ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि इनका मेथड में मैंने बताया हुआ है कि भैया सीधा सेकंड लास्ट का आइटम आ जाता है। ये वाला मेथड में क्या है कि इस सबको अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, उसमें एनएफओए को ऐड कर दोगे तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि आपको बस डी को एन करना है, यही पूछ रहा है, तो जितना पूछेगा उतना ही करना है आपको। फॉर्मेट बस मैंने एक बार बताया कि आपके नॉलेज के लिए, मगर जो पूछेगा सिर्फ उसी के हिसाब से करना। अगर वो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए बोल रहा है, बाकी का जी और डी बोल रहा है सेम रहने दो, जी और डी सेम रहने दो, जहां पे देखना स्क्रीन पे देखना, बस वो बोल रहा है कि मार्केट प्राइस को ठीक करो। तो अगर मार्केट प्राइस को आपको ठीक करना है तो बस इसमें एनएफओए को ऐड, अगर आपको सिर्फ मान लो अगर मार्केट प्राइस भी सेम ही रहने देना, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आपको एनएफओए को ऐड करना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड बैक कर देना, अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डिप्रिसिएशन को लेस कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला बहुत इजी है, आप कर लोगे खुद ही भाई, ठीक है, ये कर लोगे क्योंकि मैंने ऐसा करवा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बार देख लेते हैं। जो सिमिलर क्वेश्चन रहेगा उसको हम इग्नोर करेंगे, ये बैक कैलकुलेशन है, ये भी आप कर लोगे। कर लोगे मतलब डेफिनेटली कर लोगे, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया हुआ है, ठीक है। तो अब ये बैक कैलकुलेशन से आपके स्क्रीन पे ये शो हो रहा है धीरे धीरे, तो आप उसको आप स्क्रीन पे उसको रोक करके आप वहां से देख भी सकते हो कि क्या लिखा हुआ था, ठीक है। वैसे सी इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में है, और आप ये खुद ही से ट्राई करना, क्योंकि आप इसी टाइप का क्वेश्चन कर चुके हो, तो खुद से ट्राई करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, ये मैंने बता दिया है, बहुत सारा सम्स इसका बताया हुआ है, तो ये वाला रह छोड़ छोड़ देते हैं। अब उसके बाद आरटीपी मई 18 का क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने सारा आरटीपी भी कवर करा हुआ है, ठीक है। तो आरटीपी मई 18 से लेकर के आपका जो जुलाई 21 तक के एग्जाम का जो आरटीपी था, वो सारा आरटीपी मैंने कवर करा हुआ है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। तो फिर भी मैं उसको बता दे रहा हूँ, जो सिमिलर रहेगा वो आप खुद करोगे, क्योंकि मेरे को यूनिट 2 एंड बहुत सारे चीज अभी और करवाना है। चलो, ये वाला क्वेश्चन जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए इस टाइप का मैंने आपको बता दिया कि जो जितने जितना कंजम्पशन है और जो खर्चा है, भाई जरूर आपने कमाया होगा तभी। तो ये प्राइवेट कंजम्पशन, ये इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन है, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूसिव ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर पेमेंट को एक्सक्लूड करके सोचना, क्योंकि गवर्नमेंट को किसी से मिल गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने अगर उतना खर्चा किया, उसमें इतना गवर्नमेंट को खुद से मिल ही गया, ठीक है। कुछ ट्रांसफर पेमेंट है, तो ऐसे समझ लो कि ट्रांसफर पेमेंट को यहाँ पर हम जीडीपी एमपी का पार्ट नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट ने टोटल 100 करोड़ खर्चा किया, और गवर्नमेंट उसमें से 20 करोड़ जो है वो लोगों को ट्रांसफर पेमेंट किया, पेंशन वगैरह दिया, ठीक है। तो वो इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होता। बाकी सारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है गुड्स एंड सर्विसेज के पीछे वो होगा। किसी इंडिविजुअल को अगर आपने पेंशन वगैरह दिया भैया, वो नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारा आइटम आपको पता ही है, 4 ही आइटम तो होता है एक्सपेंडिचर मेथड में, वो करना है। नवंबर 18 का जो आरटीपी है, अगर आपके पास आरटीपी नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा आरटीपी का, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज हम लोग का बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसमें एफएम का जो वीडियो है उसमें भी आपको उसके डिस्क्रिप्शन में सारा आरटीपी का आपको गूगल ड्राइव लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से एक बार देख लेना। आरटीपी नवंबर 18 में जो क्वेश्चन है ये भी इजी है, जस्ट मैंने एक फॉर्मेलिटी के लिए सारा क्वेश्चन करा हुआ है, ठीक है। ये भी इजी ही है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से क्वेश्चन देख करके, ठीक है, आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। इंस्टीट्यूट का साइट पे आरटीपी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट का पहले का हटा दिया, अभी 3 ही 4 अटेम्प्ट का रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही गूगल पे लिखना है कि भैया इस अटेम्प्ट का मेरे को आरटीपी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारा साइट पे बहुत सारे टीचर ने डाल के रखा हुआ है, आप वहां से ले सकते हो, या मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहीं से भी करो, मगर पढ़ो अच्छे से और भाई पास हो जाओ, आगे बढ़ो फिर लाइफ में। चलो, ये वाला जो है ये वही क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो जो इजी है और जो सिमिलर है उसको करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि फिर जो है कुछ नया बताना ही मेरा सिर्फ टारगेट रहता है कि सारा चीज कवर होना चाहिए, और कुछ रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट आप खुद कर लेना, रिपीट करने का काम आपका है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड बाय द फॉर्म एंड फॉर्म, ये देखो, फर्म ए एंड फर्म बी का जो वैल्यू एडेड मेथड से उसका आपको निकालना है, ठीक है। आपको निकालना है ये वाला चेंज इन स्टॉक, सेल में चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं, उसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इनपुट को माइनस कर दोगे, यहाँ पे दिख रहा है भाई, यहाँ पे माइनस कर दोगे, फिर आ जाएगा वैल्यू एडेड बाय द फर्म ए एंड फर्म बी का भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है। आपको कुछ ऐसे ही करना है। उसके बाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी उसका दोनों का जोड़ दोगे तो आ जाएगा उसका जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एंड कैलकुलेशन ऑफ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपको बैक कैलकुलेशन से चलना है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का दूसरा नाम डिप्रिसिएशन है, ये आपको बैक कैलकुलेशन से चलना है, ये आपसे खुद से हो जाएगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच।
सीरियसली आपका सारा मैथ ही इसी में कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक भी सम्स नहीं छोड़ा हुआ। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जितना इलस्ट्रेशन है, एक्सरसाइज के एंड में जितना भी उन्होंने क्वेश्चन दे के रखा है, आरटीपी में सारा क्वेश्चन मैंने लेके रखा हुआ, और आरटीपी में कुछ नया है तो उसको भी मैंने बताया हुआ, सारा ही कवर है। ठीक है। आरटीपी नवंबर 19 जो है ये बहुत इजी है, उसका वन का भी मैंने लिखा हुआ कि ये इजी है तो ये नहीं करना है। वन का सी जो है नवंबर 19 का क्वेश्चन नंबर वन का सी, ये कुछ इस तरह है। इस टाइप का सम तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है कि भाई देखो, अगर किसी आदमी का आपको पर्सनल इनकम निकालना है तो आप देखो कि एनडीपी फॉर प्राइवेट सेक्टर जो रहेगा उसमें एनएफवाईए भी ऐड कर दो, क्योंकि उसको एनएफवाईए मिला होगा। ठीक है, क्योंकि ये एनडीपी है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए भाई एनएफवाईए ऐड करते थे, तभी तो नेशनल पे जाते। तो ये तो पहला फॉर्मेलिटी है। उसके बाद ये तीन इनकम जो है ना, ये तीन इनकम भी उसी को मिला होगा, किसी पर्सन को मिला होगा, किसी प्राइवेट पर्सन को मिला होगा, उसको ऐड बैक कर दो ये तीन इनकम को। ठीक है, ये तीन इनकम जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो किसी पर्सन को मिला होगा, उसको ऐड बैक कर दो, और उसमें से दो चीज को माइनस कर दो जो उसने अर्न तो किया मगर उसको मिला नहीं, जो जो कंपनी का है, कंपनी सरकार को दे दिया। ठीक है, ये कंपनी देना तो चाहा मगर कोई पर्सन जाके लिया नहीं, उसको माइनस करना पड़ेगा, तो पर्सनल इनकम आ जाएगा। ये मैंने बता दिया। आरटीपी में 20 में जो क्वेश्चन था वो सेम एज हमारा पेज नंबर 1.27 में जो आपको है उसी के जैसा है। आरटीपी नवंबर 20 वन ए इजी है, वन का बी जो है ये आप खुद से कर लेना। आरटीपी आरटीपी मे 21 वन का ए इजी है, वन का बी जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 13 पेज नंबर 1.29 यूनिट 1 में जो है वही है।